के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आए वाराणसी, सपा के खेला हुई स्लोगन के साथ प्रचार पर किया पलटवार। पूर्व विधायक अजय राय ने वर्तमान गंगा परियोजनाओं को बताया विनाशकारी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राइफल क्लब में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। और आशापुर आरओबी के उद्घाटन से पूर्व ही क्षेत्रीय जनता व पूर्व प्रधान ने लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वाराणसी आए। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। वस्त्र उद्योग एवं एनआरआई विभाग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। वहीं सपा द्वारा खेला हुई स्लोगन के साथ प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष कोई भी नारा दे दे, लेकिन खेल तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और जनता के सहयोग से करेगी। अब वो कोई भी नारा दे दें, खेल जो भी होएगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और जनता के साथ मिलकर करेगी, उनके आशीर्वाद से करेगी और अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पूर्व विधायक अजय राय ने वर्तमान गंगा परियोजनाओं को विनाशकारी करार दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकार वार्ता द्वारा काशी में चल रही वर्तमान गंगा परियोजनाओं को काशी के साथ गंगा के अलौकिक प्राकृतिक रिश्तों के लिए विनाशकारी करार दिया। साथ ही कांग्रेस की ओर से खुली मांग की कि ललिता घाट के सामने गंगा के अंदर 100 मीटर तक बनाया गया चबूतरा ध्वस्त किया जाए और गंगा के पूर्वी छोर पर बन रही नहर को अभी स्थगित कर दिया जाए और उस पर खुली विशेषज्ञ बहस के बाद उचित निर्णय लिया जाए। ये योजनाएं काशी में गंगा जल को प्रदूषित करके घाटों से गंगा को दूर ले जाने और काशी में गंगा के अर्धचंद्राकार प्राकृतिक प्रवाह को खत्म करने का कारण बनेंगे। गंगा के प्रति काशी की श्रद्धालु जनभावना से जुड़ी इन मांगों को नहीं माने जाने पर कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि हमने ये निर्णय काशी, गंगा और नदियों के सरोकार से जुड़ी अनुभवी विशेषज्ञों के परामर्श तथा जन भावनाओं के आधार पर लिया है। तकनीकी विशेषज्ञों की स्पष्ट राय है कि इन परियोजनाओं पर फैसले वैज्ञानिक आधार पर सुविचारित फैसले नहीं हैं। केवल राजनैतिक इच्छा नहीं, उसके साथ खुली विशेषज्ञ बहस के साथ ही ये फैसला होना चाहिए था, क्योंकि गंगा के साथ काशी का रिश्ता संवेदनशील रिश्ता है। काशी कभी गंगा से अपने नैसर्गिक रिश्ते के साथ छेड़छाड़ सहन नहीं करेगी। किस तरीके से आपको लग रहा है कि उसका स्वरूप बदला जा रहा है? नहीं, आप देखिए, हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बनारस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, बनारस के स्वरूप के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ हो रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है। और माँ गंगा जो हमारी जीवन रेखा हैं, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काशीवासी माँ गंगा के जल को ग्रहण करते हैं, माँ गंगा के जल को पीते हैं। आज उस माँ गंगा के अंदर ललिता घाट के पास में प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसकी वजह से पूरे बनारस के अंदर हरे सहवाल, हरे पूरी काई माँ गंगा के अंदर जम जा रही है, जिसका दोष सरकार और प्रशासन में बैठे लोग मिर्ज़ापुर एसटीपी को दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये झूठ बोला जा रहा है बनारस के लोगों से। और जो उस पर जो नहर बनाई जा रही है माँ गंगा के साथ, ये काशी धार्मिक शहर है, ये पर्यटन का शहर है। पर्यटन आता है पर धर्म की आस्था की वजह से आता है। आप इसको केवल और केवल व्यापारिक तरीके से माँ गंगा को जो पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, काशी के लोग ये नहीं होने देंगे। और पूरी तरीके से माँ गंगा के पानी के अंदर केमिकल का छिड़काव हो रहा है। जो माँ गंगा का जल 17 तरह तरीके के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है माँ गंगा के जल के अंदर, उस जल के ऊपर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। जैसे हिंदुस्तान, इस बनारस में आज तक इतिहास में कभी न कि गंगा जल पर छिड़काव किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राइफल क्लब में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु शनिवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। नामांकन की प्रक्रिया जिला राइफल क्लब में सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। राइफल क्लब के समक्ष बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही कोविड नियमों के अनुसार नामांकन स्थल तक केवल प्रत्याशी को ही जाने की अनुमति रही। हालांकि राइफल क्लब के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं मौके पर एसीपी अभिमन्यु मांगले, डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर सहित भारी फोर्स तैनात रही। वहीं नामांकन हेतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूनम मौर्य पहुंची। इनके साथ महापौर मृदुला जायसवाल भी मौजूद रहीं। वहीं प्रत्याशी पूनम मौर्य ने कहा कि 28 से 30 सदस्य समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीत निश्चित है और वो जनता हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगी। सेक्टर नंबर काशी विद्यापीठ सेक्टर नंबर 3 से हूँ और इस समय भाजपा की तरफ से जिलाध्यक्ष की प्रत्याशी। अच्छा, क्या उद्देश्य होंगे जीतने के बाद और कितने सदस्य अभी संपर्क में हैं आपके? जी, हम लोगों के लगभग सदस्य तो हम लोगों की कम से कम 28-30 तक है। अच्छा। संपर्क में हम लोग के। अच्छा। और जीतने के बाद मेरा यही मुद्दा रहेगा कि जो भी हम लोग के क्षेत्र का विकास हो काशी का, और माननीय संसदीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, और मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि जनता से बहुत सी अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन समस्याओं को मैं पूरा करूँ। आपने 28 बताया, सपा भी बता रही है 22। इस हिसाब से 50 होते हैं, लेकिन है तो 40 ही। जी 40 है जी, सबका हम लोग को समर्थन मिल रहा है। और जो भी वो कह रहे हैं, अब हम लोग को ये नहीं पता क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास इतनी सदस्य मतलब आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? ये बताइए, ये अभी जो जीत होती है या जो नतीजे आते हैं, इसका आगामी विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को आगे विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। जी, हम लोग सभी लोग भाजपा के साथ हैं और हम लोग सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से चंदा यादव ने नामांकन किया। चंदा यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार विकास के नाम पर सिर्फ छलावा कर रही है। हम विजयी होंगे और जनता के विश्वास पर खरे उतरते हुए कार्य करेंगे। जी, आज किस पद के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरने आई हैं और किन समस्याओं पे, किन मुद्दों पे ज़्यादा केंद्र रहेगा आपका? जी, हम जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए पर्चा भरने आए हैं। और समस्या तो बनारस की बहुत है, किन किन सब समस्याओं को समझाएं। जीतने के बाद हमारे नेतागढ़ जो भी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के, जो भी बैठ के बताएंगे, कहेंगे, वो हम सब मिल के करेंगे। ये बताइए कि जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि ये सीट उनके हाथ से ना जाने पाए, इसको लेकर आप लोग क्या कोशिश कर रही हैं? उन लोगों का बस ये भ्रम है। हम लोग जीत रहे हैं इस चुनाव को, और अगर झूठ पे, बेईमानी पे वो लोग जीते हैं तो उसके लिए तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी से जीता जाए तो ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। और हम आपसे विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि ये पार्टी ईमानदारी से 3 जुलाई को समाजवादी पार्टी के ही खाते में आएगी। जिला अध्यक्ष की जो ये सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी, ये हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। कितने सदस्य संपर्क में हैं? हम 17 हमारे हम लोग पार्टी से, समाजवादी पार्टी से हम लोग 17 जीते हुए हैं। और बाकी जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनका भी समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन है, पल्लवी पटेल जी का, कृष्णा पटेल जी का समर्थन है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आते ही सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी चीज़ पहली करेंगी? हम पहले ये बताना चाहते हैं कि आज तक ये नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, ये एक तरह से उनका घर है। क्या कहाँ विकास हुआ है? और हम आज जीते नहीं हैं। अभी हम 3 तारीख के बाद हम बता रहे हैं कि हम लोग बैठ के इस पे बात करेंगे और उनसे बहुत अच्छा हर जगह सब कुछ किया जाएगा। जो हमारे बड़े कहेंगे, जो हमारे सदस्य कहेंगे, जो हमारे अध्यक्ष जी सुजीत यादव जी कहेंगे, पूर्व मंत्री मनोज राय धुचंडी जी कहेंगे, जो हमारे बड़े नेता हैं, जो भी हमसे कहेंगे, हम लोग अगर इस कुर्सी पे मैं बैठती हूँ तो इस कुर्सी के साथ पूरा तरह से न्याय करूँगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर एक औरत घर चलाती है, अपना संसार, अपना परिवार चलाती है, तो दुनिया की कोई भी कुर्सी चला सकती है, उस पर बैठेगी तो हर काम कर सकती है ईमानदारी से। वहीं नामांकन कराने आए दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के पर्चे पर आपत्ति जताई। उन्होंने फर्जी नोटरी को आधार बनाकर आपत्ति दर्ज कराई। वहीं 2 घंटे बाद पुनः स्कूटनी की प्रक्रिया शुरू हुई।
वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए 2 महिलाओं ने अपना पर्चा दाखिल किया है, क्योंकि ये सीट ओबीसी महिला के लिए सुरक्षित है, इसलिए 2 ही महिलाओं ने अपने 2 सेट दाखिल किए थे। 11 से 3 बजे तक ये नॉमिनेशन प्रोसेस चला था। 3 बजे से उनके जो नामांकन पत्र हैं उनकी स्क्रूटनी शुरू हुई है और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के नामांकन पत्रों पे अपनी लिखित आपत्ति दी है और दोनों ही पक्षों ने आपत्ति पे जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। इसीलिए ये स्क्रूटनी प्रोसेस है, ये 2 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। दोनों पक्ष अपने साक्ष्य सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। पुनः 6:30 बजे दोबारा दोनों पक्षों के नामांकन पत्रों की जांच आगे चालू की जाएगी और स्क्रूटनी के बाद जितने भी वैलिड नामांकन होंगे उसकी बाकायदा सूचना यहाँ पे और जिला पंचायत जो ऑफिस है उसके सूचना पत्र प्रदर्शित की जाएगी और कंटेस्टेड इलेक्शन होने की दशा में 29 तारीख को नाम वापसी और 3 तारीख को इलेक्शन होगा। अध्यक्ष जी, स्क्रूटनी होनी थी और स्क्रूटनी 2 घंटे के लिए स्थगित कर गई है, क्या कारण है? इसका कारण है कि आज सुबह इधर देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंदा यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूनम मौर्य का आज दाखिला हुआ। दाखिला होने के बाद 3 घंटे का हम लोगों को मौका मिला कि 3 घंटे के बाद जिले के जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप लोग 3 घंटे के बाद आइए, पर्चा जांच होगा। पर्चा में सब सही निकला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी बीच में जिलाधिकारी महोदय को एक फ़ोन आता है। वो किसका फ़ोन था हम नहीं जानते। हम बैठे थे, मैं बगल में बैठा था और उस फ़ोन के बाद से रवैया बदलना शुरू हुआ और उधर की आपत्ति हुआ कि नोटरी फर्जी है। तो कचहरी में बनाने वाला नोटरी फर्जी जो बैठा हुआ है, इसको बैठाने वाला कौन है? फर्जी नोटरी बनाने वाले जो डीएम के नाक के नीचे बैठ के बना रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुआ कि हमारा फर्जी नोटरी बना दिया? ये सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं डीएम साहब, और सत्ता तो आती जाती रहती है, समय आएगा हम भी बताएंगे। आए हम लोग के साथ, समाजवादियों के साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन देंगे, बैठने के लाठी खाने के लिए तैयार हैं और जेल जाने के तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपने भी आपत्ति दाखिल की? आपत्ति हम भी किया। जब वो आपत्ति किए तो हम जाति का आपत्ति किए। वो जाति में अपना वो जिस जाति का वो जात नहीं लिखे हैं, तो हम भी आपत्ति किया और उनका भी नोटरी जो बनाया गया उस पर हम भी किए। उसका कहाँ से हो गया, वो भी वही साबित कर दें। ऐसे में क्या आश्वासन मिला है? क्या मिला क्या है? बस जांच का है कि 2 घंटे की जांच हम कर देते हैं, लेकिन डीएम साहब को थोड़ा अधिकार अपना है। आशापुर आरओबी के उद्घाटन से पूर्व ही क्षेत्रीय जनता व पूर्व प्रधान ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए आशापुर आरओबी के उद्घाटन से पहले ही क्षेत्रीय जनता एवं पूर्व प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सरकारी कागजों की माने तो पुल की लंबाई 682 मीटर है, वहीं पूर्व प्रधान की माने तो पुल की लंबाई 630 मीटर है। पूर्व प्रधान का कहना है कि 50 मीटर पुल की लंबाई कम करके भ्रष्टाचार किया गया है। पुल की लंबाई बनने से पहले जहां नापा गया था उससे पहले पुल को उतार दिया गया है। इस पुल को जिस जगह उतारा गया है, उद्घाटन के पहले ही 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। पूर्व प्रधान का आरोप है कि किसी रसूखदार व्यक्ति के कहने पर पुल को कम किया गया है, वहीं कागजों में पुल की लंबाई 682 मीटर दर्शाई गई है। पूर्व प्रधान के द्वारा लिखित पत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव और बनारस के जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई है। यही नहीं, पहली बारिश में आरओबी में गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया था। ये आशापुर का जो ब्रिज बनकर तैयार है, जिस पर आप खड़े हैं, बट उसमें बड़ा विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि मानक के अनुरूप नहीं बना है। आपको क्या लगता है? नहीं, मानक के अगर हिसाब से अगर काम नहीं हुआ है तो विरोध होना चाहिए। अगर विरोध आज नहीं होगा तो कल इस पर दुर्घटना होगी। जिस तरीके से इस पुल को तैयार किया गया है, आप स्वयं अपनी दृष्टि से इसे देखें। दाहिने तरफ रोड है, बाएं तरफ रोड है। जहां ये पुल जो है रोड पे आके जब सामान्य रूप में आता है तो दाहिने भी रोड है, बाएं भी रोड है। दोनों तरफ से लोग इसमें आएंगे और दोनों तरफ लोग जाएंगे पुल से उतरने के बाद। निश्चित तौर पे ऐसे कंडीशन पे इस पर जो है दुर्घटना सबसे ज़्यादा होगी। तो मानक के विरोध तो पहला काम तो यही है। दूसरा, इस पुल की जो लंबाई थी उस लंबाई को घटा दिया गया। लंबाई जो बनाता है वो इंजीनियर अपने सिस्टम से बनाता है कि कितने लंबाई तक हम पुल को ले जाएं
ताकि उसका जो फ्लो है वो जो है दुर्घटना को न जन्म दे। लेकिन किन्हीं विशेष कारणों के वजह से, अब विशेष कारण में तो आज पूरा देश से चल रहा है, कुछ भी हो सकता है विशेष कारणों में। मतलब आसमान से जो है सूर्य को भी नीचे उतारना हो तो इस समय मोदी जी ऐसे बैठे हुए कि उतार देंगे। तो विशेष कारण यहाँ पर एक दीपक मथोक का स्कूल है। अगर ये पुल जो है यहाँ से 35-30 मीटर आगे चला जाता तो दीपक मथोक के स्कूल के ऊपर जो है असर होता, पता नहीं क्या असर होता, ये उनकी सोच है। उनके स्कूल के ऊपर असर न हो इसलिए इसको 30-35 मीटर जो है कम कर दिया गया। 30-35 मीटर कम करने का जो परिणाम है, एक तो इसका स्लोप जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है और जो स्कूटर टाइप के 2 पहिया वाहन हैं, इस पर से जब नीचे उतरेंगे और राइट और लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। और अभी इसका उद्घाटन हुआ नहीं है, इस पर एक्सीडेंट 1-2 हो चुके हैं। 3 एक्सीडेंट, देखिए हमारे भाई ने बताया कि 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी तो बिना उद्घाटन के अभी योगी राज को आना है, योगी राज आएंगे तो उद्घाटन करेंगे। उसके पहले का खूब गड्ढा भी है पुल। हमने अपने होश में पहली बार ऐसा सुना कि किसी भी पुल का, ओवर ब्रिज का निर्माण करने के पहले साइड रोड दिया जाता है। पता नहीं क्या गठबंधन है इस समय सरकार का और ठेकेदार का कि बिना साइड रोड को कंप्लीट किए, लोगों को आने जाने की सुविधा दिए, इस रोड को बना दिया गया। और इस रोड को इस बरसात में साइड रोड को चालू करके इस रोड पर बनने के बाद भी यूज नहीं होने दिया जा रहा है। कि अभी इसके महिमा मंडित हमारे जो है मुख्यमंत्री जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, तब इस पर से लोग आएंगे जाएंगे। क्या मामला है इस आशापुर पुल को लेकर? पुल का मामला ये है कि इसका मानक 684 मीटर का है, मगर ये पुल 50 से 60 मीटर कम बना हुआ है। अब इसके पीछे सरकार की क्या सोच है, सरकार क्या चाहती है, या यहाँ के अधिकारीगण क्या चाहते हैं, तो वही बता सकते हैं। कैसे पता आपको कि पुल कम बनाया गया? हमारे इसको नापा गया पुल को पूरा। तो आप लोगों ने शिकायत की विभाग से? हमारे नागेश्वर मिश्रा जी प्रधान हैं, वो पूरी कंप्लेन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मगर कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु हेल्पलाइन नंबर की लॉन्चिंग की गई। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से सीनियर सिटीजन के लिए बनाए गए हेल्पलाइन नंबर 14567 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सीनियर सिटीजन के हर प्रकार की सहायता एवं आवश्यकता के लिए यह नंबर जारी किया गया है, जो 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस अवसर पर उपस्थित पेंशनर्स एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष NP सिंह ने बताया कि मंत्री रविंद्र जायसवाल के प्रयास से कलेक्ट्रेट में सीनियर सिटीजन कक्ष भी आवंटित हो गया है। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी वाराणसी फील्ड रिस्पांस टीम के अमन पाठक, डॉक्टर बेनी माधव, प्रोफेसर KS जायसवाल, अरविंद सिंह, रोहित मौर्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। भारत सरकार और प्रदेश सरकार भारत के उत्तर प्रदेश के जितने वरिष्ठ नागरिक हैं उनके प्रति संवेदना, उनकी सहायता करने के लिए एक जारी किया हेल्पलाइन 14567। ये हेल्पलाइन लाइन उनके लिए है, ये हेल्पलाइन उनके लिए है जो हमारे समाज में हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। सरकार ऑलरेडी इनके लिए तमाम नियम बना रखा है, इनके लिए तमाम सुविधा दे रखा है। वह सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। अगर मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो भी यह डिपार्टमेंट सहायता करेगा। यहाँ तक कि घर परिवार में लोगों को मोटिवेट करना है, कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप कारण से दूरियां हो गई हैं,
तो उनको मोटिवेट भी करना, जो सरकार की सुविधाएं के लिए इंटाइटल हैं हमारे बुजुर्ग, उनको दिलाना, और किसी प्रकार की सहायता अगर उनको लगता है तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति, ये फ्री में कॉल है 14414567, ये डायल करेगा। यह पूरे यूपी के कंट्रोल में बनाए गए लखनऊ में बैठा व्यक्ति 24 घंटे ये काम करेगा। वह तत्काल उस ज़िले के समाज कल्याण अधिकारी को फ़ोन करेगा और समाज कल्याण अधिकारी खुद अथवा अपने विभाग से किसी को भेज करके उन तक भेजेंगे। उनकी जो सहायता होगी वह की जाएगी। यह सरकार ने, भारत सरकार का मंत्रालय और प्रदेश सरकार का समाज का मंत्रालय मिल करके यह योजना आज बनारस में लॉन्च किया गया है। अब इसके कारण से बुजुर्गों का किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। उनको सरकार उनके द्वार पर पहुंच के सहायता करने जा रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत काशीपुरा क्षेत्र में बिजली के खंभे से उतरे करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर खंभे लगाए गए, लेकिन बरसात के मौसम में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। शनिवार की सुबह कोतवाली क्षेत्र के काशीपुरा चौराहे के पास लगे खंभे के आसपास पड़े कूड़े को बीन रही जैतपुरा निवासिनी आयशा नामक महिला करंट की चपेट में आने से अचेत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि खंबे के पास ही कूड़ा बीनने के दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। मृतका के परिजनों को सूचित कर बुलाया गया है, साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। परवेज भाई, ये कौन है? मम्मी है मेरा। मम्मी, क्या घटना, पूरी घटना बताया, कैसे पता चला? कबाड़ बिनते वहाँ पर खंबा के लंग बोतल उठाती थी, चपक गई है। कैसे चपक गई है? अब खंबा में तार में अर्थिंग उतारा, तरफ फेस पूरा अभी भी उतारा, कोनो काटे हैं तब जाकर छूटा है। किसकी लापरवाही होती है बार बार? लापरवाही वहाँ पर होती है साहब, जहाँ पर वो खंबा वहाँ बनवाना ना चाहिए जिसके में आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वाराणसी द्वारा अग्रसेन इंटर कॉलेज में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वाराणसी की ओर से श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आज 200 लोगों का लक्ष्य था। समाज के लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। काफी भीड़ हो जाने के कारण अब ये शिविर सोमवार व मंगलवार को भी लगाया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर डॉक्टर ऋतु गर्ग, विनोद सेठ, पंकज अग्रवाल, संजय गिरिराज, दीपक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दीपक जी, आज किस तरह का वैक्सीन लग रही है? वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है कि ये वैक्सीन लग नहीं पा रही थी। लोग वैक्सीन के लिए जगह जगह परेशान हो रहे थे, तो काशी अग्रवाल समाज ने सोचा क्यों ना हम ऐसा एक सेंटर प्लेस में अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज जो अपना प्रांगण है वहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। उसी कड़ी में आज वैक्सीनेशन कैंप यहाँ लगाई गई है। मगर हमें कष्ट इस बात का, हमें 100 वैक्सीन ही प्राप्त हो पाई है, मगर खुशी है कि 100 वैक्सीन मिली और हम लोगों ने सभी वर्ग के लोगों को, अग्रवाल नहीं है, सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन 18 से 45 और 45 से ऊपर वालों को, और सेकेंड डोज के लिए अभी लिंक नहीं मिल रहा है। लिंक शायद थोड़ी देर में, अभी से कुछ देर बाद मिल जाए। उसके लिए हमने 30 वैक्सीन अभी रोक रखी है और 30 वैक्सीन सेकेंड डोज की लगाई जाएगी। पहले मेडविन में हम लोग लगवाया था, ये जो दूसरी वैक्सीन का समय आ गया है, उसके लोग परेशान हो रहे थे। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे लक्ष्य है, इसको लगातार सोम मंगल तो हमें मिल गई है कंसेंट लगाने की, और 200 डोज की हमने वैक्सीन की डिमांड की है और वो मिल भी जाएगी हमें। और इससे आगे भी अगर हमें CMO ने परमिशन दी और विभाग ने परमिशन दी तो हम इसको आगे निरंतर चालू रखेंगे। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का यहाँ शिविर लगा हुआ है? आज श्री काशी अग्रवाल समाज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है। जो लोग फर्स्ट डोज लगवाना चाहते हैं उनको फर्स्ट डोज लग रही है, और जो ऑलरेडी फर्स्ट डोज रजिस्टर करवा चुके हैं, लग चुकी है और उनका समय हो चुका है, उनको सेकेंड डोज लगवाई जा रही है। सभी लोगों का प्रॉपर ढंग से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद ट्रेंड स्टाफ के द्वारा उनको वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उत्तरी विधानसभा के 15 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया।
उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में उत्तरी विधानसभा के 15 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की। पीटीएम संस्था के CSR से प्रदत्त ये सभी मशीनें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में सभी प्रमुख शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना संक्रमित मरीजों व अन्य गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगी। 5 लीटर व 10 लीटर की क्षमता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से एक साथ 2 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकेगा। सर्किट हाउस में कोरोना काल में अहम योगदान देते हुए और अपने पिता की मृत्यु के दौरान भी कोरोना से जूझ रहे मरीजों का निरंतर ख्याल रखने के लिए सीएमओ को बधाई दी गई। इस दौरान सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीटीएम से प्रियांशु मिश्रा, काशी अभ्युदय संस्था के अध्यक्ष आदित्य दुबे, जिला महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, अरविंद सिंह, पार्षद मदन दुबे, पार्षद सुनील सोनकर इत्यादि लोग मौजूद रहे। किस प्रकार के यंत्र का वितरण किया गया और यह यंत्र वास्तव में ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, बनारस में जितने बड़े अस्पताल हैं, कोविड के सेकेंड लहर के पहले तक हमारे पास कुछ दिन के लिए एक इसकी दिक्कतें आई थी ऑक्सीजन की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बनारस के सभी अस्पतालों में, जितने अस्पताल हैं, दीनदयाल लेकर BHU लेकर के राजकीय अस्पताल से लेकर के शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के सब जगह ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया गया और 2-2 लगा दिए गए। अब आज के डेट में बनारस में सभी हॉस्पिटल में बड़े बड़े प्लांट 2-2 लग रहे हैं, 2-2 लगा दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास छोटे छोटे होते हैं, मोहल्ले में होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है कि तत्कालिक चिकित्सा व्यवस्था होता है, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, कुछ पैरामेडिकल होते हैं। तो हम लोगों ने ये छोटी मशीन हमारे उत्तरी विधानसभा में यह 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो हर जा रहा है ताकि इस मशीन से तत्कालिक रूप से 2 व्यक्ति को एक साथ मिल सकता है ऑक्सीजन। हमें तत्काल कोई मरीज आया तो वहाँ पहुँचता है स्वास्थ्य केंद्र पर, हम इसके सहायता से उसकी इलाज करते हैं, फिर शिफ्ट करा देंगे उसको हम लोग। यह पूरा रखा गया है। तो क्या ये केवल शहरी क्षेत्र में लगेंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी? आगे जाएगा, हम जाएगा, पहले यहाँ शुरू करेंगे। तो क्या अन्य विधायकों को भी इस तरह का आप सुझाव देंगे? सब लोग प्रेरणा सब कर रहे हैं, सबका प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। और शुरुआत किया गया, सब लोग करेंगे। सब लोग विधायकों ने अपने ऑलरेडी विधायक फंड से कोई 50 लाख, कोई 25 लाख, कोई 1 करोड़ रुपये दिया ही है इन सबके। नहीं, फिर भी 5 विधायकों के नाम जो है इस कोरोना काल में विधायक निधि का इस्तेमाल किया है, जबकि 3 ने नहीं किया है। उनमें एक बीजेपी और 2 नॉन बीजेपी। ऐसा हमको जानकारी नहीं है, मैं जानता हूँ। ये CDO साहब का बयान है। सबसे पहले 1 करोड़ रुपये मैंने दिया था, मैं अपना जानता हूँ। नहीं, उसमें आप सम्मिलित हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन 3 लोग नहीं किए। क्या उनके लिए कोई सुझाव? हम उनसे बात करूँगा। अच्छा, तो क्या आज आपके विधानसभा क्षेत्र में खेला हुई का स्लोगन दिया गया है सपा की ओर से? क्या जो बंगाल में हुआ था, क्या वो उत्तर प्रदेश में भी होगा क्या? ये दुर्भाग्य है कि इस समय महामारी में भी लोग इसको राजनीति के देखते हैं दृष्टि से। इस समय पूरे देश को, समाज को एक होकर के पहले महामारी लड़ना चाहिए। राजनीति का मौका बहुत मिलेगा। महिलाओं की समस्या के समाधान हेतु बने हेल्प डेस्क पर संसाधनों की कमी से फरियादियों को परेशानी हो रही है। महिलाओं की सुनवाई के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाने की सरकार की योजना के बाद वाराणसी के हर थानों में महिला फरियादियों हेल्प डेस्क बनाया गया। सरकार की मंशा थी कि अधिकतर मामलों में महिलाओं को अपनी व्यथा सुनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी बात को बताने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। इसके लिए यूपी के हर जिलों में महिला हेल्प डेस्क बनाकर एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसके बाद महिला हेल्प डेस्क तो बने, मगर ये महिला हेल्प डेस्क आधे अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं महिला कांस्टेबल का कहना है कि महिलाओं की समस्याएं तो सुनी जाती हैं, मगर समुचित संसाधन उपलब्ध न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए टॉयलेट का निर्माण नहीं हो पाया है। साथ ही महिला हेल्प डेस्क में बरसात के दिनों में पानी टपकने लगता है। अंदर किसी के भी बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही हाल बनारस के अन्य थानों का भी है। किस थाने पर तैनात है आप? महिला हेल्प डेस्क में आप रखी गई हैं, महिलाओं को लेकर कैसे कार्य करती हैं आप? किस तरह की परेशानियाँ आती हैं आपको? महिलाएं आती हैं तो हम लोग पहले उनको बैठाते हैं, गरीब सहमी रहती हैं, उनको रिलैक्स करवाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। पूछते हैं, अगर मतलब प्रॉब्लम हम लोग के अंदर रहता है, सोल्यूशन हो जाता है, थाने से कर दिया जाता है, नहीं तो मुकदमा लिखने लायक रहता है। पूरे बनारस शहर में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसके तहत आपके यहाँ भी बना हुआ है। महिलाओं के आने के बाद उनके
तमाम और ही प्रॉब्लम आती हैं, उस प्रॉब्लमों को लेकर कैसे क्या व्यवस्था क्या की गई है महिलाओं को लेकर के? हमारा महिला डेस्क है, जो बारिश वारिश होती है तो इसमें बैठने की तो बिल्कुल सुविधा नहीं रहती है। हम लोग खुद ही कोने में चेयर लगाते हैं और बैठते हैं, क्योंकि इससे पानी चूता है तो पूरा टपक टपक के मतलब पूरा ये जो डेस्क वगैरह है सब भीग जाता है। हम लोग कोने पे कुर्सी लगा के कैसे बैठते हैं। आपके महिला हेल्प डेस्क पर महिलाएं अगर आती है जो घंटा आधी घंटा जो रुकती है, मान लीजिए उनको अगर शौचालय जाना होगा, उसका क्या व्यवस्था आपके यहाँ है? जी, हमारे वहाँ अलग से महिला शौचालय है, लेकिन उसमें पानी का व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हम लोग जा नहीं पाते। उसमें देखिए पीछे हम लोग महिलाओं को लेके जाते हैं, जिधर जेंट्स लोग जाते हैं जो बैरिक में रहते हैं। महिला हेल्प डेस्क बना दिया गया मगर विकास नहीं हो पाया, अधूरा विकास हो गया, क्या वजह? महिला डेस्क फिलहाल में बहुत दिक्कतें होती है, बरसात मतलब काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। बरसात में एकदम बरसात होती है तो हम लोग बैठने लायक नहीं रहता है। आपके थाने के अंदर ऊपर का एक कमरा जर्जर भी हुआ है और कुछ मलबा गिरा भी हुआ है। हाँ, गिरा था 2-3 दिन पहले जब बारिश लगातार हो रही थी तो ऊपर वाला जो है उसमें से गिरा था। देखे थे। नियमताबाद सेक्टर नंबर 2 के सिमरा सहित कई गांवों के लोगों ने दूषित जलापूर्ति से शुद्ध होकर धरना प्रदर्शन किया। सपा नेता विशाल सिंह के नेतृत्व में नियमताबाद सेक्टर नंबर 2 के सिमरा, भोजपुर, जलीलपुर इत्यादि गांवों के ग्रामीणों ने सूजाबाद पानी टंकी पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पानी बहुत ही गंदा आ रहा है और टंकी की साफ सफाई नहीं की गई है। सभी पाइपलाइन टूटे हुए हैं, मोटर जल गए हैं। अब तो हफ्तों पानी नहीं मिलता है। क्षेत्र के सभी हैंडपंप खराब पड़े हैं और दूषित पानी पीने से तमाम बीमारियां फैल रही हैं। सपा नेता विशाल सिंह ने एक्सीएन को पत्र भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा कि यदि शुद्ध पेयजल नहीं मिला तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। इस मौके पर अनिल पटेल, शशिकांत साहनी, रोहित पटेल, सरफराज इत्यादि लोग मौजूद रहे। क्या समस्या है भैया? यहाँ पर समस्या पानी की है। करीब नियमताबाद सेक्टर नंबर 2 के कई गांव में पानी की समस्या है। विकराल, जलीलपुर में पानी की समस्या है, सेमरा में है, भोजपुर में है, मढ़िया में है, बहादुरपुर में है। बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। बहुत गंदा पानी आ रहा है और पीने में आदमी परेशान है। सुबह सुबह यहाँ के जितने कुएं और चापाकल है सब खराब हो चुके हैं। चापाकल में एक तरीके चापाकल बस चलाते रहिए, पानी आता ही नहीं है। और जल निगम विभाग जो पानी टंकी है सबको इसी पानी का आसरा लगाया हुआ है और ये पानी एकदम दूषित और खराब आ रहा है। टंकी की सफाई नहीं हो रही है, सारी पाइपलाइन खराब है। इस वजह से हम लोग अभी जाके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जल विभाग के एक्शन साहब को हमने पत्र दिया था, अभी तक एक्शन साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम लोग मांग कर रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर पानी आना चाहिए और पूरी समस्या का निजान होना चाहिए। अगर जल्द से जल्द हमारी समस्या का निजान नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जेई साहब, एक्शन साहब की होगी। कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर सतर्कता के विषय में सीएमओ ने जानकारी दी। संभावित कोविड-19 के तीसरे प्रकोप को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीवी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बच्चों की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और पॉजिटिव परसेंटेज 0.2 के आसपास है, जो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन वर्तमान में वाराणसी में तीसरे प्रकोप की कोई आशंका नहीं है। माना जा रहा है कि कोविड-19 का ये तीसरा प्रकोप बच्चों के लिए काफी खतरनाक होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर चिकित्सा विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। ये ट्रेंड जो है ये 12 से 18 साल वाले बच्चों में या कह लीजिए वयस्क एडोलेसेंट बच्चे हैं, उसी में ट्रेंड दिख रहा है। तो कहीं भी पीडियाट्रिक एज की जो लहर के बारे में जो हम लोग सस्पेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वाराणसी में इस तरह का कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि थर्ड वेव में पीडियाट्रिक एज ग्रुप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ हमारे जो 5 से 6 केस पर डे आते हैं, तो उसमें जो 12 से 18 एज ग्रुप वाले हैं, उसमें कुछ बच्चे जो नॉर्मली जो पॉपुलेशन में पहुँच जाते हैं उसी टाइप में आ रहे हैं। ग्रुप वाली कोई बात नहीं है। करौंदी आईटीआई कैंपस में अगले माह से डीएल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लंका थाना अंतर्गत राजकीय करौंदी आईटीआई कैंपस में डीएल बनाने की प्रक्रिया अगले माह से शुरू की जाएगी, जिसमें छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। करौंदी आईटीआई की प्रिंसिपल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जमीन को चिन्हित किया गया था। इस दौरान कैंपस में खाली पड़ी जमीन को दे दिया गया और वहां पर प्रशिक्षण के साथ डीएल बनाने की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो जाएगी। हाँ, ये राजकीय आईटीआई परिसर में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। ये 2018 में शासन की स्वीकृति से यहाँ इस कैंपस में
इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है। अभी इसका भवन तो तैयार हो गया है, लेकिन इसके ट्रैक्स अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाए हैं, निर्माणाधीन हैं। तैयार होने के बाद में इस पे रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जाना जाएगा और इसका यहाँ पे प्रशिक्षण लोगों को डीएल जारी करना या संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय यहाँ स्थापित, उनका एक कोई कार्यालय स्थापित होगा जिससे यहाँ पे लोगों को डीएल या इस तरीके के और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए, जो पाठ्यक्रम मोटर ड्राइविंग का आईटीआई के स्तर पर संचालित होता है वो एलएमबी के लिए होता है, बेसिकली लो मोटर व्हीकल के लिए होता है और उसमें डीएल हम नहीं प्रदान करते हैं। हम उन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट ले करके अपने परिवहन कार्यालय में जाके उसको प्रस्तुत करते हैं और अपना टेस्ट दे करके वहाँ पे अपना डीएल प्राप्त करते हैं। लेकिन हैवी मोटर के लिए एक अलग मानक है, उस मानक के हिसाब से उनका टेस्ट होता है और उस मानक के हिसाब से जो टेस्ट उत्तीर्ण करते हैं उनको वो लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आए वाराणसी, सपा के खेला हुई स्लोगन के साथ प्रचार पर किया पलटवार। पूर्व विधायक अजय राय ने वर्तमान गंगा परियोजनाओं को बताया विनाशकारी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राइफल क्लब में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। और आशापुर आरओबी के उद्घाटन से पूर्व ही क्षेत्रीय जनता व पूर्व प्रधान ने लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।